मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास साइंस लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जंतु और विकास, एनिमल एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एनिमल एंड डेवलपमेंट, जंतु और विकास। इस लेसन में हम जंतु और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि जंतुओं का जीवन जो होता है वो किस प्रकार से होता है और उनमें डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। फर्स्ट, परिचय, इंट्रोडक्शन होगा। जनन की विधियाँ, जनन कितने प्रकार का होता है, चाहे उसमें जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। देखिए, हम कोई भी जीव कह लीजिए, जंतु कह लीजिए, पेड़ पौधे कह लीजिए, ये सब सजीव की श्रेणी में आता है। तो यहाँ मतलब होता है सजीवों से, उसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर जनन की विधियाँ जो अध्ययन करते हैं उसमें पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी। मादा जनन अंग, मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जनन की विधियाँ, जनन कितने प्रकार का होता है। परखनली शिशु, परखनली में जो बच्चे तैयार होते हैं उसका की क्रियाविधि इसमें समझाई जाएगी। भ्रूण का परिवर्धन, जो एम्ब्रियो जब जाइगोट बनता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जन्म लेने से पहले आते हैं। तो वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जरायुज और अंडयुज जंतु, जरायुज और अंडयुज। विविपेरस, ये जरायुज वो जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। समझ लीजिए बच्चों, जरायुज वे जीव होते हैं, वे जंतु होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। और अंडयुज वे जंतु होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस जरायुज, ओविपेरस अंडयुज। तो अंडे पैदा करने वाले ओविपेरस अंडयुज और बच्चे पैदा करने वाले जरायुज। शिशु का वयस्क होना, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो वो धीरे धीरे एक निश्चित उम्र के बाद वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे हाइड्रा में जनन। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें ना तो नर जनन अंग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है, किंतु उसमें जनन होता रहता है। हाइड्रा जो है, नए हाइड्रा को किस प्रकार जन्म देता है, ये इसमें आप अध्ययन करने वाले हैं। लेसन नंबर 2 है जंतु और विकास। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ अब हम शुरू करते हैं परिचय। फर्स्ट, परिचय। जैसा कि आप पिछले अभ्यास में अर्थात लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो जीवों का शरीर है या सजीवों का शरीर है, बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ सजीव का नाम आता है, समझ लीजिए पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उसमें सूक्ष्म श्रेणी के भी आ जाते हैं, उसमें उच्च श्रेणी के भी आ जाते हैं। चाहे वो छोटे जीव हों या बड़े जीव हों, सब ये सजीवों में आते हैं। तो ये हम लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि मनुष्यों का जो जीवन है, मनुष्यों का जो शरीर है, ये कोशिका का बना होता है और सभी कुछ कार्य कोशिका के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। तो कोशिका से ही जीव के शरीर की शुरुआत होती है। ये जितने भी यह जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं दो लैंगिक कोशिकाओं अर्थात शुक्राणु जिनको हम स्पर्म बोलते हैं, अंडाणु जिसको हम ओवम कहते हैं, से बनती हैं। और शुक्राणु जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात नर जनन अंग से बनता है, नर जनन तंत्र से बनता है। और अंडाणु जो है मादा जनन तंत्र से बनता है, अंडाणु मादा जनन तंत्र से बनता है। शुक्राणु और अंडाणु जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, मेल से शुक्राणु बनते हैं, फीमेल से अंडाणु बनते हैं। और शुक्राणु की जो आकृति होती है, जो रचना होती है, वो मछली के छोटे बच्चे या मेंढक के छोटे बच्चे के समान होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। और इसके 3 भाग होते हैं,
शीर्ष, मध्य और पुच्छ। शीर्ष का मतलब अग्रभाग, मध्य बीच वाला भाग, पुच्छ पीछे वाला भाग। तो शीर्ष, मध्य और पुच्छ। इस प्रकार से हम इनकी रचना का थोड़ा परिचय करा सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। क्योंकि जो निषेचन की क्रिया होती है, जो जनन होता है, वो इन्हीं पर निर्भर होता है। शुक्राणु का जो आकार है वो अंडे से छोटा होता है और इसको हम फिर भी अपनी आँखों के द्वारा भी इसको हम देख सकते हैं। तो इसका परिचय हुआ। जनन की विधियाँ का अध्ययन करने वाले हैं। जनन की जो विधियाँ हैं आप सभी जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया था कि मेल और फीमेल के द्वारा जनन क्रिया संभव होती है। वैसे जनन क्रिया 2 प्रकार की होती है, इनको आप आगे पढ़ेंगे। अभी इस पर जो है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए जनन की 2 विधियाँ जनन की जो हैं, जनन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस तरीके से ये होते हैं। अलैंगिक जनन ये अधिकतर निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और जो जनन हैं उसके अंदर 2 भाग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अर्थात नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग मेल के अंदर पाए जाते हैं अर्थात पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, जो शुक्राणु को जन्म देते हैं। अंडाणु मादा जनन अंग के अंदर तंत्र के अंदर पाए जाते हैं, जिनको मादा जनन अंग से उत्पन्न होते हैं। मेल और फीमेल से शुक्राणु और अंडाणु बन करके दोनों एक निश्चित स्थान पर जिनका मिलन होता है और इनसे जाइगोट बनता है। जाइगोट तक की जो रचनाएं हैं या जाइगोट तक की जो क्रिया है वो जनन विधि के नाम से हम उसको जानते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स इत्यादि निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन इत्यादि हार्मोन्स जो है निकल करके इस क्रिया में तीव्र गति पैदा करते हैं और शुक्राणु और अंडाणु जो हैं इस द्वारा, जो नर जनन अंग के द्वारा शुक्राणु पैदा होते हैं। इसी तरीके से है अब मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के जो भाग होते हैं उसमें भी इसी प्रकार की 2 संरचनाएं होती हैं, जिनको हम अंडाशय कहते हैं। श्रोणि के स्तर पर, कूल्हे पर समझ लीजिए, मादा शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं, बादाम के आकार के होते हैं और इनसे अंडे बाहर निकलने का कार्य करते हैं। ये अंडे का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अंडाशय कहा जाता है। ये बने हुए अंडे जो कि इसके अंदर निर्मित होते हैं, अंडाशय के अंदर जो अंडे बनते हैं, ये एक डिंब वाहिनी अर्थात ओविडक्ट, डिंब वाहिनी नलिका के द्वारा निकल करके आगे बढ़ते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर शुक्राणु स्थित होते हैं। और सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलकर के गर्भाशय के अंदर पहुंचते हैं तो ये दोनों जैसे ही मिलते हैं तो शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। और इस निर्माण की जो क्रिया है इसको कहते हैं भ्रूण, इसको कहते हैं एम्ब्रियो, इसको भ्रूण कहते हैं। और यहाँ से जो है छोटे बच्चे शिशु का आरंभिक विकास शुरू हो जाता है। इस प्रकार जब हम जनन की विधियाँ पढ़ते हैं तो इसमें नर और मादा जनन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट नंबर है जनन की विधियाँ। आपने बहुत से जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, वनस्पति के अंदर पेड़ पौधों को की संख्या को बढ़ते हुए देखा होगा। कोई भी जीव घटता हुआ नहीं होता, बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चाहे उसमें हमारे वनस्पतियाँ हैं, वनस्पति जगत में पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बड़े जीव हैं, हमेशा उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये संख्या किसके द्वारा बढ़ती है? ये जनन क्रिया के द्वारा बढ़ती है। एक बीज हम डालते हैं पौधे का तो उससे हमें सैकड़ों बीज प्राप्त हो जाते हैं। आप देखते भी होंगे, हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, एक बीज ज़मीन में दाबते हैं और उससे हमें जो है सैकड़ों बीज तैयार हो जाते हैं। तो ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं? पौधों में भी अपने तरीके का एक परागण की क्रिया होती है जिससे नए बीज का निर्माण होता है, नए फल फूल का निर्माण होता है। जिस प्रकार आपने उच्च श्रेणी के जीवों में अभी अध्ययन किया है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल से शुक्राणु और फीमेल से अंडाणु निकल कर के आपस में एक निश्चित स्थान पर जिनका जो मिलते हैं और मिलने के
पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट आगे चलने के बाद भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर, वनस्पति जगत के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी परागण की क्रिया होती है और जिससे नर जनन अंग से पुंकेसर निकल करके मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय पर पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुँचें और बीज का निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो हैं ये अपना संख्या बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान जनन विधि का होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसा कि अभी बताया गया था कि प्रत्येक जीव की संख्या बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। मुर्गी मुर्गा जब आपस में संबंध करते हैं, मुर्गी अंडे देती है और मुर्गी जो है कुछ दिनों के लिए अंडे को अपने नीचे दबा करके रखती है। दबाने को कहते हैं सेना, साधारण भाषा में सेना सेती है। तो सेती का और कोई मतलब नहीं होता बच्चों, सेती का मतलब होता है कि वो उस अंडे पर बैठ करके उस अंडे को गर्मी देने का कार्य करती है, जिससे अंडे के अंदर एम्ब्रियो तैयार हो जाए। जो लोग अंडे का सेवन करते हैं ये वे अंडे होते हैं जिनको सेने से पहले ही मुर्गी से अलग कर दिया जाता है और वो अंडा भोजन में काम आता है। बहुत से लोग आपने अंडे खाते हुए देखे होंगे। इस तरीके से ये जो हैं, और अगर जो अंडे से दिए जाते हैं, मुर्गी जिनको दबा देती है, उनके अंदर कुछ दिनों के पश्चात छोटे छोटे बच्चे चूजे के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखिए बच्चों, जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें दो प्रकार का जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में लैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल जनन अंग होते हैं। मेल पुरुष में पाए जाते हैं और फीमेल स्त्री में पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुक्राणु निकलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अंडाणु निकलते हैं। इस तरीके से इन दोनों का आपस में मिलन होता है और जाइगोट के निर्माण के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में ये नर और मादा जो जनन अंग हैं ये अलग अलग नहीं होते और इस प्रकार के जनन के लिए जो है फर्टिलाइजेशन, सलियन जिसको हम कहा जाता है, निषेचन की क्रिया का होना भी आवश्यक नहीं होता है और ये इस प्रकार की क्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं और ना ही इस क्रिया के लिए जनन की आवश्यकता होती है। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि गुलाब की टहनी को अगर गुलाब से काट करके, गुलाब के पौधे से काट करके फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में अगर उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है तो कुछ दिनों के पश्चात जो हमने टहनी गुलाब के पौधे से काटी है वो पौधा जो है वो टहनी नए गुलाब के पौधे में परिवर्तित हो जाती है। तो जो बिना बीज के पौधे तैयार हो जाते हैं, बिना निषेचन के पौधे तैयार हो जाते हैं, ऐसी जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये अधिकतर सूक्ष्म जीवों के अंदर ही होती है, पेड़ पौधों के अंदर होती है अलैंगिक जनन। आप समझ चुके हैं ठीक ढंग से। अब इसमें एक क्रिया आती है परखनली शिशु। देखिए आज ये एक बहुत नई आधुनिक विधि है बच्चे पैदा करने की। इसमें जहाँ अभी आपने पढ़ा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते या किसी कारण से फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो स्पर्म लेने में के लिए कामयाब नहीं होते, तो उससे जो है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम के द्वारा, प्रखनली के द्वारा जो है बच्चे पैदा करने का एक सिस्टम है जिसको हम IVN के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? IVF, सॉरी N नहीं F, IVF। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस विधि के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को फेवरेबल कंडीशन में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखा जाता है और जब ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस भ्रूण को या निषेचित हो जाते हैं तो इस भ्रूण को फेवरेबल कंडीशन में ही, अनुकूल परिस्थितियों में ही माता के गर्भाशय में जो है स्थापित कर दिया जाता है और निश्चित समय के बाद यही भ्रूण या निश्चित अवधि के बाद यही भ्रूण
शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये एक स्वस्थ शिशु को जन्म देता है। ये बहुत महंगी प्रक्रिया है और इसमें सभी जगह ये कामयाब नहीं हो पाती है, लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि आजकल ये चली हुई है तो बच्चों को साइंस में स्टडी कराना इसका बेहद ज़रूरी है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं हम IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर निषेचन क्रिया और शिशु का जो निर्माण है शरीर के अंदर होता है। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल, नर और मादा के बिना मिले भी हम प्रखनली के अंदर शिशु तैयार कर सकते हैं, शिशु का जन्म हो सकता है। और जो बच्चे ऐसा पैदा होते हैं उनको प्रखनली शिशु कहा जाता है। इन क्रियाओं में शरीर के अंदर निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के जो निषेचन होते हैं वो प्रखनली के द्वारा जो बच्चे तैयार होते हैं उनको प्रखनली शिशु कहते हैं। कुछ जीवों के अंदर निषेचन शरीर के अंदर ना होकर के बाहर होती है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक के अंदर है, मेंढक के अंदर जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर में ना होकर के जल के ऊपर इधर उधर तैरते हुए होती है, जिसको हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, जो निषेचन की क्रिया बच्चों शरीर के अंदर होती है उसको अंत निषेचन, जो क्रिया शरीर से बाहर होती है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो बाह्य निषेचन क्रिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉग है। फ्रॉग के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वो जल में इधर उधर तैरते ही होती है, जल के शरीर से अलग होती है, शरीर से बाहर होती है। तो क्योंकि शरीर से बाहर होने की क्रिया को हम जो हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। भ्रूण का परिवर्तन, नेक्स्ट है भ्रूण का परिवर्तन, कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से शरीर के अंदर होता है। देखिए, निषेचन अभी आपको बताया गया, निषेचन की जो क्रिया होती है, निषेचन क्रिया से भ्रूण बनता है और भ्रूण से निषेचन की क्रिया से जाइगोट बनता है। निषेचन की क्रिया से क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये भ्रूण में बदल जाता है, भ्रूण एम्ब्रियो में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। और लगातार परिवर्तन होने के कारण या विभाजन होने के कारण कई बार कोशिका के अंदर सूत्री विभाजन होते हैं, कहीं अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो ये जो हैं एक गोले के रूप में बदलते हुए धीरे धीरे ये कोशिकाएं ऊतकों में बदल जाती हैं। ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण हो जाता है और ये अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी अंग तंत्र आपस में मिलकर के एक पूर्ण छोटे से बच्चे का जो है विकास हो जाता है। और ये बच्चा जो है धीरे धीरे गर्भ के अंदर या माँ के पेट में ही अपना जो है भोज्य पदार्थों का एक तरीके से लेने के लिए गर्भ के अंदर ही ये माँ से अपने भोज्य पदार्थों का सेवन करता रहता है। और शारीरिक अंगों का जो विकास है, जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि जो हैं धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। और एक निश्चित समय के बाद जब एम्ब्रियो का शरीर या बच्चे का शरीर या भ्रूण का शरीर, भ्रूण की अवस्था जो है धीरे धीरे शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है, तब इसको हम गर्भ कहते हैं। और ये गर्भ का विकास एक निश्चित समय के तक गर्भ का विकास पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तो ये एक नवजात शिशु के रूप में बदल जाता है। और एक निश्चित समय के बाद ये बच्चा गर्भ से बाहर निकलकर गर्भ में ही, पहले तो गर्भ में ही भोजन लेता रहता है और फिर गर्भ से बाहर निकल करके पूर्ण रूप से बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से मनुष्य की जो एक भ्रूण का परिवर्तन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चित्र भी आप देख रहे होंगे। इस तरीके से अंदर ही इसका विकास होता है और इसके पोषक तत्व सब अंदर ही इसको मिलते रहते हैं। इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसी प्रकार से जो है ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। ये जो हमारे जीव जंतु हैं, जैसे मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, भैंस, गाय, घोड़ा आदि आप सब देखें घरेलू जानवर हैं, मनुष्य की तरह इनमें भी निषेचन क्रिया आंतरिक ही होता है। और जो सिस्टम मनुष्य के अंदर होता है वही सिस्टम जो है ये उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, घोड़ा इत्यादि, सभी में इसी प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है। सबसे पहले निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद कोशिकाओं का विभाजन होता है और धीरे धीरे जो है उस जीव जंतु से संबंधित बच्चा जो है
जन्म लेता है। और जब तक ये बच्चा गर्भ में होता है तो एक सुरक्षित परत से चारों तरफ ढका रहता है, जिससे बच्चे को गर्भ के अंदर कोई हानि ना हो। और इस प्रकार एक निश्चित समय के बाद ये पूर्ण रूप कब जब बच्चा तैयार हो जाता है तो एक निश्चित अवधि पर ये बाहर आता है और इस प्रकार ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे जरायुज एवं अंडप्रेजक जंतु। इसको यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा एक वीडियो में भेजना बड़ा मुश्किल है बच्चों। यहीं तक आप स्टडी करें और हो सके तो बुक इत्यादि भी अपनी कंप्लीट करें। बुक डेली बच्चे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे कंप्लीट हो रही हैं। तो जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है वो अपनी बुक लेने की भी कोशिश करें, जिससे आपकी पढ़ाई बिना रुकावट ये बराबर चलती रहे। ये मेरा आपसे अनुरोध भी है, एक नम्र अपील भी है कि आप अपनी बुक्स का जल्दी से जल्दी प्रबंध करें, जिससे हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में अच्छा लगे और आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। लॉकडाउन का पालन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और इससे आगे जो ये जरायुज या अंडयुज जंतु, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंचाया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में और या दूसरे किसी इन चीज़ों का अध्ययन करने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।